हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर 2 का सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ वाला पोर्शन जो कि हमारा हुआ था दिसंबर 2019 में। तो चलिए सेशन को एंड तक देखना मत भूलिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स? हिमालयाज, अपाल्चियंस, उरल, वॉस्जेस। देखो क्वेश्चंस जो है दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं और जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा एंड तक। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रंशोत्थत पर्वत है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वॉसेजिस पर्वत, है ना। हमें बताना था ब्लॉक माउंटेन्स। देखो ब्लॉक माउंटेन्स, वॉसेजिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है ना। वॉसेजिस पर्वत जो हो गए हमारे ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। ओनली वन साइड ऑफ द मून, statement A is given, only one side of the moon is visible to us on earth. Statement B, the moon moves around the earth in about 27 days and takes exactly the same time to complete one spin. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। देखो कि दोनों सही हैं एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but B is false, A is false but B is true, है ना। देखो ये जो है हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का जो है केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर करता है ना। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये स्टेटमेंट नंबर बी है यही रीज़न है जो है कि हमें जो है पृथ्वी से जो है केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ रहा है ना। क्योंकि वो जो है 27 दिनों में ही लगभग पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और अपनी धुरी पर अगर हम बात करें रोटेशन में भी वो 27 डेज ही लेगा, है ना। तो मून का एक दिन किसके बराबर होगा? अर्थ के 27 इज इक्वल टू 27 अर्थ डेज, है ना। जितने हमारे पृथ्वी पर 27 दिन होंगे ना उतना मून पे एक दिन होगा। जितने अर्थ पे 27 दिन होंगे उतने समय का मून पे एक दिन होगा, है ना। इसलिए जो है हमेशा हमें जो है मून का एक बारी में सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो गया, है ना। बी इज द रीजन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए बी सी ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. बिल्कुल ठीक है। igneous rocks हमारी प्राइमरी रॉक्स होती हैं। igneous rocks और sedimentary rocks को जब तेज हीट में प्रेशर जब ज़्यादा हीट प्रेशर में रखा जाएगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में जो होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जब उन पे भी ग्रेट हीट और प्रेशर डाला जाएगा तो वो क्या होंगे? मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, अगेन इफ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस डू द मेटेरियॉट्स बर्न अप? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायु की मंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं, है ना। तो देखो अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड प्रवेश करते हैं वो जैसे ही जो है हमारे मेसोस्फेयर में यानी मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं वो वैसे ही जल जाते हैं, है ना। इसके रिलेटेड देखो कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे इनर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर। और यहीं पर हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होंगे, ठीक है ना, वो सभी जो होंगे यहाँ पर होंगे, ठीक। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक है ना। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में,
है ना। समतापमंडल में हमारी ओजोन लेयर होती है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आती है वो होती है मेसोस्फेयर, मध्यमंडल। ठीक है ना। यहीं पर जो होते हैं जितने भी उल्का पिंड होते हैं वो स्पेस में एंटर करते साथ स्पेस से जैसे ही जो है इस लेयर में एंटर करते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है ना, मध्यमंडल में आते ही। फिर उसके बाद आयनोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और उसके बाद एग्जॉस्फेयर आ जाती है, सबसे ऊपरी परत, सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर है ना, बाह्य वायुमंडल। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस ह्यूमन्स इज रिलेटेड विद, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। देखो जो ट्रांस ह्यूमन्स है, ऋतु प्रवास की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का सीजनल मूवमेंट हो गया है ना। लाइफ स्टॉक्स का जो क्या होते हैं भाई फिक्स्ड है उनका कि समर में या विंटर में जो है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो ये क्या हो गया, पीपल का मूवमेंट हो गया है ना। लोग अपने क्या होता है जानवरों को लेकर जाते हैं, है ना, उनका फिक्स्ड मूवमेंट होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों के आवागमन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन परमानेंट विंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। है ना, हमें जो है स्थायी पवनों के संबंध में जो है सही कथन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है हमें, दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। है ना, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। जो हमारी ये विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स जो होती हैं, ये पूरे साल बहती हैं, कॉन्स्टेंटली बहती रहती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है ना। और वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज विंड्स। देखो विंड्स के बारे में क्या है, अब सुन लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो वैसे तो जो हमें स्टेटमेंट्स दोनों गिवन है ये दोनों ही ट्रू हैं। हमारी विंड्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। परमानेंट विंड्स होगी, एक सीजनल होगी, है ना, सीजनल विंड्स हो गई, और थर्ड वन है लोकल विंड्स। ठीक, परमानेंट विंड्स की अगर हम बात करें, ये जो वेस्टर्लीज हैं और ईस्टर्लीज हैं, है ना, ये क्या है हमारे परमानेंट विंड्स के एग्जाम्पल हो गए। वेस्टर्लीज जो होगी, नाम से पहले वेस्टर, तो यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। ठीक है ना। ईस्टर्लीज की देखो, ईस्टर्लीज की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। ठीक, और इसका एक थर्ड ट्रेड विंड्स भी हमारा जो है वो परमानेंट विंड्स का एग्जाम्पल है, वो भी हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो ये पवन वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, बिल्कुल ठीक। पश्चिमी वाली पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी और पूर्वी वाली पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपोज इन ब्राज़ील एंड लानोस इन वेंजुला आर एग्जाम्पल्स ऑफ। देखो हमारे जो होते हैं, समझ लीजिए 2 तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है ना, 2 तरह के हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट। जो कैंपोज दिया गया और लानोस दिया गया वेनेजुला में, ये जो है हमारे एग्जांपल्स हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। देखो अगर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें, टेम्परेट ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में, है ना, स्टेपीज हो गया यूरोप में है, प्रेरीज हो गया नॉर्थ अमेरिका में, पेम्पस हो गया हमारा साउथ अमेरिका में। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the statements A and B about climate and choose the correct answer. Climate refers to the day-to-day changes in the atmosphere, and climate of a place is affected only by its altitude and relief. ठीक, देखो अगर हम बात करें क्लाइमेट की, है ना, क्लाइमेट इज़ एक्चुअली वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो लंबे समय तक हमारी वेदर कंडीशंस किसी जगह पर प्रिवेल कर रही हैं, किसी जगह पर लंबे समय तक प्रिवेल कर रही हैं, तो दैट इज़ क्लाइमेट। और ये कहने हैं डे टू डे चेंजेस, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ऑप्शन ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड ओनली, ओनली वर्ड जहाँ पकड़ा ना कि सिर्फ एल्टीट्यूड और रिलीफ का ही इफेक्ट पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लेटीट्यूड्स का भी इफेक्ट पड़ेगा, ओशन करंट्स का भी इफेक्ट पड़ेगा, एलिवेशन का भी, रिलीफ का भी, प्रिवेलिंग विंड्स जो प्रिवेल करती हैं उस जगह उसका भी, है ना, सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्टीट्यूड और रिलीफ का ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमारे क्या हो गए, दोनों ही ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। 38 का आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है ना। देखो वेदर कंडीशंस होगी, कंडीशंस विच प्रिवेल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, छोटे समय के लिए वेदर हो गया, जो लंबे समय तक एक जगह रहता है कंडीशंस रहती हैं वो हो गया हमारे क्लाइमेट। ठीक है ना, वेदर क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ एनर्जी
फ्रॉम द गिवन फीचर्स। हमें जो है कौन सा बताना है कि हम कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करना है। इट्स अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सर्फेस, है ना। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो नेचुरल गैस के बारे में बात हो रही है ना। नेचुरल गैस कैसी होगी हमारी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या हम कहें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। नॉन रिन्यूएबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना। अगर एक बार ख़त्म हो गई देन इट कैंट बी रीयूज्ड अगेन, ठीक है ना। और ये जो कैसे रिलीज होती है, व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। तो आंसर हो गया इसका नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज़ रिसर्च स्टेशन मैत्री इज़ लोकेटेड। हमें रिसर्च स्टेशन मैत्री की लोकेशन बतानी है। तो जो मैत्री है वो उसकी लोकेशन वो हमारा लोकेटेड है अंटार्कटिका में, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मिनरल्स। These are naturally occurring substances. They have a definite chemical composition. They are formed in different types of geological environments. All minerals are non-metallic. देखो these are naturally occurring substances, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट कि ये जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, है ना। नेचर में हमें नेचुरली मिलते हैं ये सब्सटेंसेस। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो गया इनका, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये जो है विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। देखो क्वेश्चन जो होते हैं, नॉट वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। नॉट पे सर्कल कर लो, वैसे अंडरलाइन हुआ है फिर भी आप नॉट पे सर्कल कर लिया करें, है ना, जिससे याद है कि नॉट वाला देखना है। अदरवाइज एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक, है ना। लेकिन तो यही हमारा गलत हो गया, बिकॉज मिनरल्स क्या होते हैं, मेटालिक भी होते हैं, धात्विक भी होते हैं, और नॉन मेटालिक अधात्विक भी होते हैं, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग नर्मदा वैली, वजी, गारो हिल्स, गंगा वैली, इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए नर्मदा वैली की अगर हम बात करें, नर्मदा वैली जो होती है एनिमल्स की हंटिंग के लिए यूज़ होती है हमारी, है ना। तो इसका आंसर हो गया ए का हो गया सेकंड पार्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं वजी। वजी जो है हमारी अर्ली रिपब्लिक है लिच्छवी की, है ना, लिच्छवी ट्राइब की। तो वजी का हो गया, बी का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। देखो थर्ड में हमें दिखाई दे रहा है ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। चलिए आगे के चेक कर लेते हैं, करेक्ट है नहीं। सी का जो है गंगा वैली। देखो गंगा वैली की अगर हम बात करें, गंगा वैली में क्या हुआ था, सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, एंड दैट टू अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो इसका सी का हो गया आंसर नंबर थर्ड। सॉरी हमने डी वाले पे पहुंच गए, डी का हो गया आंसर नंबर थर्ड, है ना। गंगा वैली के बारे में बताया मैंने, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। एक बीच में गारो हिल्स रह गया। देखो गारो हिल्स क्या है, हमारे गारो खासी का पार्ट है मेघालय में, है ना, जहाँ पे जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। तो इसका आंसर आ गया, इसका हो गया हमारा अर्ली एग्रीकल्चर, है ना। सी का फिफ्थ हो गया, ए का सेकंड हो गया, बी फर्स्ट, सी फिफ्थ और डी का थर्ड। मैंने बता दिया भी गंगा वैली सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और इंदस और इट्स ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले जो सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो यहीं हुआ था इंदस वैली पे, अब से लगभग 4700 ईयर्स अगो की बात हो रही है ना। तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। Statement A, periodization like Hindu and Muslim British is inappropriate as the religion of the rulers has been the only important historical change. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, पीरियडाइजेशन जो था ये हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश का, क्या ये अप्रोप्रिएट है ना। तो देखो ये इनअप्रोप्रिएट है, बिकॉज रिलीजन जो है रूलर्स का वो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है, हम मानते हैं कि इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है, बट देयर वर ऑल्सो अदर चेंजेस लाइक सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर बी की अगर बात करें, इट्स प्रॉब्लमैटिक टू असाइन प्रिसाइज डेट्स एंड टाइम स्पेंस टू हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ प्रॉब्लमैटिक है ना, प्रिसाइज डेट्स हम असाइन नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया, देखिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ रॉन्ग। सॉरी ए इज़ रॉन्ग है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग थी, ए इज़ रॉन्ग बट बी इज़ राइट।
ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो हमारी आर्ट थी उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। चलिए स्टेटमेंट नंबर ए, मैनी पेंटिंग्स mocked at the changes they saw around, ridiculing the new taste of those who spoke in English and warned against women moving out their homes। है ना, देखो ये कहना है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव जो हो गए, आसपास के चेंजेस हो रहे हैं, उनका क्या जो है उनका मजाक बनाया जा रहा है ना। अंग्रेज़ी भाषी लोगों के लिए नए शौक का मजाक बनाया जा रहा है और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई, है ना। स्टेटमेंट ए की बात करी तो ये बिल्कुल ठीक है ना। अब बात करते हैं बी की। इमेजेस वर यूज टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज़ एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, है ना। राष्ट्रवादी विचारों को जो है अभिव्यक्त करने के लिए लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हमारे बिल्कुल ठीक हैं। चलिए ऑप्शंस पे आते हैं एक बार। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज़ द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज़ नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ रॉन्ग, ए इज़ रॉन्ग बट बी इज़ राइट। देखो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज़ नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए, है ना। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमन्स इन इंडिया, है ना। आरंभिक मानवों को समझने के लिए ना, अर्ली ह्यूमंस को समझने के लिए हमें प्राइमरी सोर्स बताना है कौन सा है। जो हमारी रॉक पेंटिंग्स है मध्य प्रदेश की, है ना, उनसे जो हमें आरंभिक मानव के बारे में पता चलता है, उनकी जानकारी मिलती है। तो ये क्या है प्राइमरी सोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, जो हमारे प्री ब्रिटिश टाइम्स में ब्रिटिश के समय से पहले जो लोग हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, अब उनके बारे में उन्हें कैसे पढ़ाया जाता था। स्टेट इंस्टीट्यूशंस में बाय पेमेंट ऑफ अ फिक्स फी, उन्हें फिक्स फी देनी पड़ती थी, या पूरे साल पढ़ाया जाता था एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्कड इन द फील्ड्स फॉर असेसमेंट थ्रू एन एनुअल एग्जाम। देखो जो प्री ब्रिटिश टाइम्स में बच्चे हुआ करते थे उन्हें क्या होता था पूरे साल पढ़ाया जाता था, है ना, एक्सेप्ट जब कटाई का समय आता था, फसलों की कटाई का समय आता था तब वो कटाई करते थे फसलों की, अदरवाइज उनको पूरे साल पढ़ाया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। Below are the two statements A and B in the context of emergence of nation states in Europe in the 18-19th century, है ना। 18-19 सेंचुरीज में जब यूरोप में जो है राष्ट्र राज्यों के उदय हुआ था तब की बात बता रहे हैं हमें। स्टेटमेंट नंबर ए, टिल द 18th century people in Europe saw themselves as nation states. Statement number B, a consciousness was created in early 19th century among the people that each linguistic community was a separate nation. Next question number 48. BCE stands for, देखो BCE stands for क्या होता है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। इसमें AD की भी पूछी जा सकती थी, तो AD की क्या होगी, एनो डोमिनी, ठीक है ना। हाउ डू वी नो दैट ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पीरियड, है ना। हमें कैसे पता कि ऑस्ट्रिचेस जो थे प्रेजेंट थे पैलोलिथिक पीरियड के टाइम पे पाए गए थे। देखो इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए, वी हैव विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज बर्ड्स इन द राइटिंग्स ऑफ दैट टाइम, है ना, कि वहाँ पे जो लिखित में था चीज़ें उससे हमें उनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट द पटने इन महाराष्ट्र। हाँ यही हमारा रीज़न है कि वहाँ पे जो है ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स मिले थे, जिससे हमें पता चला कि ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है ना। यही हमारा रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे जो है एग शेल्स मिले थे हमें पटने महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम एंडिंग की बात करें, है ना, उसकी डिक्लाइन की बात करें, तो उसके लिए रीज़न क्या थे, रीज़न था क्लाइमेट चेंज हो गया था, है ना। क्लाइमेट चेंज होने लगा था, इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सूखा पड़ गया, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते चले गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सूखा पड़ता चला गया, और जो रूलर्स थे उन्होंने भी अपना कंट्रोल खो दिया,
है ना. दीज आर बेसिकली द रीजन्स फॉर द हरप्पन सिविलाइजेशन टू कम टू एन एंड. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. ठीक. There could have been deforestation in the area. B is also the reason. There were floods in the entire area of the civilization. Sorry, floods are not the reason, है ना. D, river dried up probably. तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर A, B एंड D. सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया इसका, है ना, कि जो वहाँ पर रूलर्स थे उनका कंट्रोल खो गया था और डिफॉरेस्टेशन हो गया था एरिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से, और रिवर सूखना शुरू हो गई थी, तो जिससे उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमारा पतन हो गया था. Next question, under the Mahayana Buddhism, Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. बुद्ध की जो मूर्तियाँ थीं, मूर्ति से सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी. स्टैचूज ऑफ बुद्धास वर मेड, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी. या बोधिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन एनलाइटमेंट. मथुरा एंड तक्षशिला वर डिक्लाइंड एज सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर. देखो अगर हम बात करें महायाना बुद्धिज्म में क्या होता था, बुद्ध की जो है स्टैचूज बनने लगी थी, है ना. तो स्टैचूज ऑफ बुद्धास वर मेड, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया. और जो स्टैचूज बनाए जाते थे ये मथुरा में और तक्षशिला में बनाए जाते थे, है ना, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ महायाना बुद्धिज्म. देखो अगर हम बात करें महायाना बुद्धिज्म के बनने से पहले क्या होता था, तो बुद्ध की जो प्रेजेंस थी ना, वो हम सर्टेन साइंस का यूज़ करके स्कल्पचर्स के थ्रू शो करते थे. ठीक है ना. ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया ये महायाना बुद्धिज्म से पहले ऐसा हुआ करता था. और महायाना बुद्धिज्म के अंडर क्या होता था, स्टैचूज बनने लग गए थे हमारे भगवान बुद्ध के. ठीक है ना. अगर उस टाइम की मेन लैंग्वेज की बात करें बुद्ध की, तो वो संस्कृत थी. ठीक. चले आते हैं व्हाट इज़ ट्रू